हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर। तो करंट अफेयर की क्लास में रोज नए नए विषय आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको यह सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और आप नए नए टॉपिक सीखने के लिए चैनल पे बने रहिए हमारे साथ। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, बाकी लोगों तक शेयर भी किया कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर टॉपिक्स को जान लेते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं सकारात्मक वेतन प्रणाली, दूसरा टॉपिक रहने वाला है परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन, तीसरा टॉपिक है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह और चौथा टॉपिक है आंग रीता शेरपा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं और इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे अच्छे से। तो अगर आप भी चाहते हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से जानना, तो बने रहिए हमारे चैनल पे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए इसके साथ हमारा पहला जो टॉपिक है वो शुरू कर लेते हैं, सकारात्मक वेतन प्रणाली। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम, पीपीएस। तो देखो भी समझने वाली बात यह है कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है। तो सकारात्मक वेतन प्रणाली है, कहीं ना कहीं जब विभाग के द्वारा यह लाई गई है तो यहाँ से उम्मीद की जा रही है कि यह है पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा सकारात्मक है। किस मामले में? वेतन के मामले में। ठीक है, तो किसके द्वारा लाई गई है? आरबीआई के द्वारा इसे लाया गया है पॉजिटिव पे सिस्टम को। आरबीआई क्या है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह घोषणा कर दी है कि आने वाले अगले साल यानी सन 2021 की 1 जनवरी से पूरे देश के अंदर सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू हो जाएगी, पीपीएस लागू हो जाएगा। पीपीएस की स्थिति में क्या होने वाला है, जो भी हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर आप चेक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा खबर जरूरी है, वरना हमारे करंट अफेयर के लिए तो यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए होने क्या वाला ये है समझ लेते हैं। तो 1 जनवरी 2021 से यह पीपीएस लागू हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि 50,000 रुपए और इससे अधिक के जितने भी चेक होंगे, यानी कि बहुत सारे लोग चेक का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है कि जो भी लोग 50,000 रुपए या उससे अधिक का चेक इस्तेमाल करते हैं, तो जब जब वो चेक देंगे तो उन्हें वह चेक रिकन्फर्म करना होगा। ठीक है, देखो हम अब तक क्या करते आते, अब तक हम क्या करते थे कि भाई हमने चेकबुक में चेक फाड़ा, उसमें व्यक्ति का नाम एंटर करा, अमाउंट एंटर करा, उस पर साइन कर दिए और वह चेक हमने उस व्यक्ति को दे दिया। बहुत सारे लोग अपनी जो उनकी चेकबुक होती है उसके अंदर वो एंट्री करते हैं चेक की कि किसको दिया है और कितने अमाउंट का चेक दिया है, पर बहुत सारे लोग वो भी नहीं करते हैं, तो ऐसा अमूमन देखा जाता है। तो आरबीआई ने एक व्यवस्था लाया है कि भाई क्या किया जाएगा, जिसके तक जो आप चेक लोगों को देंगे 50,000 रुपए या उससे अधिक का, आपको वह चेक रिकन्फर्म करना होगा। रिकन्फर्म का मतलब क्या? दोबारा से उसकी पुष्टि करनी है। तो पुष्टि कैसे करनी होगी? पुष्टि करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन और एटीएम। आप इन माध्यमों से अपने चेक को रिकन्फर्म कर सकते हैं। अब इसमें होने क्या वाला है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने किसी को चेक दिया, ठीक है, उसने व्यक्ति के नाम पर चेक फाड़ दिया, उसमें अमाउंट भी एंटर कर दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, जब उस व्यक्ति को वह व्यक्ति चेक दे देगा तो व्यक्ति के द्वारा एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल एप्लीकेशन या फिर एटीएम के द्वारा बैंक को भी सूचित किया जाएगा कि मैंने इतने नंबर का चेक इस व्यक्ति को दिया है जिसके अंदर इतना अमाउंट एंटर किया गया है। इससे क्या होगा, बैंक ना क्रॉस चेक करेगा। बैंक यह क्रॉस चेक करेगा कि जो व्यक्ति आ रहा है उसके पास जो चेक है, उस चेक में जो डिटेल डाली गई है वह डिटेल चेक धारक व्यक्ति के द्वारा, मतलब जिसका अकाउंट है उस व्यक्ति के द्वारा भी वही डिटेल्स बताई गई है या नहीं बताई गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों तरफ से जो डिटेल आएंगी, यानी कि जो चेक लेकर के आएगा व्यक्ति और जिसने चेक दिया है वह व्यक्ति, दोनों की तरफ से जो डिटेल आएंगी वह डिटेल दोनों ही तरह से सही होनी चाहिए और वह पूरी तरह से मिलनी चाहिए। तो डिटेल्स के अंदर मिसमैच नहीं होनी चाहिए, डिटेल में समानता होगी, सेम डिटेल होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह चेक बहुत ही आसानी से पास हो जाएगा। तो इस प्रकार की यह व्यवस्था अब आरबीआई के द्वारा लाई जा रही है, जो 1 जनवरी 2021 से पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगी। यह बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट कदम माना जा रहा है, क्योंकि बैंक्स में क्या हो रहा है, अब तक बहुत सारे मामले में देखते हैं, धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, चेक बाउंस के मामले बहुत सारे सामने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि जो बैंकिंग प्रणाली के अंदर इस प्रकार की जो ये घटनाएं होती हैं इनसे बचा जा सके और चेक जिस व्यक्ति के नाम पर दिया गया है उस तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके, सहजता से पहुंच सके, परेशानी ना हो, और साथ ही साथ दोनों तरफ जो वह है कि मतलब मैचिंग बनाई जा सके, समानता स्थापित की जा सके और व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो इसलिए इस क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण कदम अब माना जाने वाला। तो अगर आप भी तैयार हैं, आप भी चेक का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए अब तैयार हो जाइए, आपको भी इस प्रकार के काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यह बात होगी सारी की सारी सकारात्मक वेतन प्रणाली की। तो पेपर में आपके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ पीपीएस क्या है, इसके तहत आरबीआई क्या करने वाला है, और कितने अमाउंट पूछ सकता है कि हाँ कितने अमाउंट तक से शुरुआत है इसकी, यानी कि कहाँ से, यानी कि मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए, उससे ज्यादा कितने अमाउंट पर यह व्यवस्था है जो लागू होगी। तो उस प्रकार की चीजों के लिए आप
तैयार रहिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक अब क्लियर हो गया है। तो चलिए इसके साथ अपने अगले टॉपिक की ओर चल लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन। देखो परमाणु हथियार क्या है, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे बने हुए हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है ना, हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के दो शहर हैं, उन पे हुई परमाणु हथियारों की घटना अभी तक सबको याद रहती है। ठीक है, तो इसीलिए परमाणु हथियारों को लेकर के पूरी दुनिया परेशान है। तो इसीलिए क्या होता है, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए, यानी कि उन्मूलन का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से उनको खत्म कर देना, उनको प्रयोग में ना लेना। तो परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, 26 सितंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के स्तर पे, विश्व स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यह पहल की जा रही है कि सभी देश परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करें, सभी अपने विवादों को, अपने विषयों को बातचीत से सुलझाएं, वार्ताएं करें, आपस में परस्पर सहयोग की भावना बनाए रखें, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करें और परमाणु हथियारों को कहीं भी बीच में ना आने दे। इस प्रकार की व्यवस्था यह की जा रही है। यह व्यवस्था 26 सितंबर को ही क्यों की जाती है, यह समझ लेते हैं। 26 सितंबर को इसलिए की जाती है क्योंकि 26 सितंबर को यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने अपना पहला वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के ऊपर रेजोल्यूशन रखा था। यानी कि यूएन के द्वारा जो पहला रेजोल्यूशन था निरस्त्रीकरण को लेकर के, वह कब आया था, वह 26 सितंबर के दिन आया था। तो इसीलिए क्या करते हैं, 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में वहां मनाया जाता है। हर साल यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और साथ ही साथ यूएनओ ने क्या करा है, यूएनओ ने एक महत्वपूर्ण काम यह भी करा है कि परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी करी है। ठीक है ना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया है इन्होंने, यह ताकि वो क्या कर सके, यह परमाणु हथियारों के क्षेत्र में काम कर सके, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना हो, उनका उन्मूलन किया जा सके, देशों के बीच सहयोग बना रहे। इस प्रकार का यहाँ काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये समझते हैं स्टार्ट के बारे में यहाँ बात की जा रही है। स्टार्ट क्या है भाई, स्टार्ट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। यह एक कैसे ट्रीटी है, आर्म्स को लेकर के ट्रीटी है, यानी कि हथियारों के ऊपर एक ट्रीटी की गई थी। सामरिक समझौता है, यह एक किसके बीच में किया गया था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। यूएसएसआर क्या है, जब सोवियत संघ हुआ करता था, रूस को मिला करके जो 15 देश थे उन्होंने सोवियत संघ बनाया था, उसको यूएसएसआर कहा जाता था। तो यूएसएसआर और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में सन 1991 में यह समझौता कराया गया था, संधि हुई थी यह, जिसका नाम स्टार्ट है। लेकिन यह संधि किसको लेकर के थी, यह संधि परमाणु हथियारों को लेकर के थी, जिसके तहत क्या बताया गया था कि यह दोनों ही देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लेकिन यह संधि ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और सन 2009 में यह संधि समाप्त हो गई। तो परमाणु हथियारों को लेकर के पूरे दुनिया में ही बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। भारत के मामले में अगर हम देखें तो भारत हमेशा से ही निरस्त्रीकरण को लेकर के बल देता रहा है, अभी भी बल देता है। कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जब जब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया है तब तब इसकी छाप दशकों दशकों तक बनी रही है। अभी अभी भी पूरी दुनिया हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमले से उभर भी नहीं पाई है ठीक से। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा रहा है, परमाणु हथियारों के पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 26 सितंबर दिन क्यों पसंद किया है, क्योंकि 26 सितंबर को ही यूनाइटेड नेशन ने अपना पहला रेजोल्यूशन रखा था जो परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर के था। ठीक है, इसके अलावा स्टार्ट की हमने थोड़ी सी बात किया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। कोई अगर डाउट होता है तो ऐसी स्थिति में कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलते रहेंगे। और इसका तीसरा टॉपिक ले लेते हैं। तीसरा टॉपिक है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह तो किसी लड़की का नाम है, यह हमें समझ में आ रहा है कि हाँ कोई फीमेल है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट नाम के आगे लगा हुआ है इससे हमें पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो शिवांगी सिंह है उसका संबंध किससे है, डिफेंस के क्षेत्र से है, रक्षा के क्षेत्र से संबंध है शिवांगी सिंह का। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब हम इस टॉपिक के अंदर डिफेंस की बात करने वाले हैं, समझते हैं क्या बात होने वाली। तो जो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह है, उन्हें राफेल विमान उड़ाने के लिए पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में अब यह सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। राफेल जो विमान है वह लगातार चर्चा में बने हुए थे, फ्रांस से आ रहे हैं, अभी भी कुछ नए विमान और फ्रांस से मिले हैं भारत को। तो कहीं ना कहीं राफेल को जो है सामरिक क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के द्वारा लगातार यह तर्क दिए गए हैं कि राफेल विमान अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारतीय रक्षा क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान यह देने वाले हैं, इस प्रकार की गतिविधि होने वाली है। तो राफेल विमान को लेकर जहाँ बहुत ज्यादा बातें बन रही थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ था और सरकार द्वारा तर्क दिए गए, तो राफेल को बताया जा रहा है कि युद्ध क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे यह चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राफेल विमान को उड़ाने वाली जो पहली महिला फाइटर पायलट बनाई गई है वह है
लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। तो यह शिवांगी सिंह के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिवांगी सिंह कौन है? शिवांगी सिंह का जो निवास है वह वाराणसी है, यानी कि वाराणसी से यह संबंध रखती हैं पूरी तरह से। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में अंबाला के अंदर जो आईएनए है, आईएनए का जो हेड ऑफिस है वहां पर इसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग चल रही है कि हाँ किस प्रकार से यह राफेल को उड़ा सकती हैं, फाइटर पायलट बन सकती हैं, और उस तरह की पूरी ट्रेनिंग को दी जा रही है। उसके सभी जो भी उपकरण हैं, गैजेट्स हैं, सभी चीजें इनको सिखाई जा रही है, पूरी तरह से इनकी ट्रेनिंग हो रही है। जब पता, और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि जब इनकी यह ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनको अंबाला की नंबर 17 स्क्वाड्रन के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। और यह जो अंबाला की नंबर 17 की स्क्वाड्रन है, इसे गोल्डन एरो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अपने आप में यह न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ फीमेल, अगर हम बात करें कि हाँ विमेन एम्पावरमेंट की, तो विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भी यह टॉपिक बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगर आप आने वाले समय में कभी भी विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कभी भी आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को उसके तहत शामिल कर सकते हैं, जो भारत की पहली राफेल विमान की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली हैं। ट्रेनिंग चल रही है अंबाला के अंदर। ट्रेनिंग पूरे दिन को अंबाला की नंबर 17 के स्क्वाड्रन के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। और यह जो स्क्वाड्रन है इसे गोल्डन एरो के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन एरो इसलिए याद रखिएगा। साथ ही साथ शिवांगी सिंह के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे। शिवांगी सिंह है कौन? देखो, सन 2017 में क्या हुआ था, सन 2017 में 10 महिला लड़ाकू विमान पायलट को एयरफोर्स के अंदर शामिल किया गया था। यानी कि वायुसेना में सन 2017 में 10 महिला लड़ाकू विमान पायलट शामिल हुई थी। उन 10 महिला लड़ाकू विमान पायलट में शिवांगी सिंह एक थी। और साथ ही साथ ये शिवांगी सिंह के लिए लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखो 10 महिला लड़ाकू विमान पायलट तो शामिल की गई थी, लेकिन 10 में से शिवांगी सिंह ऐसी पहली है जिसे राफेल विमान की लड़ाकू महिला पायलट के रूप में अब उपलब्धि मिलने वाली है। ठीक है ना, तो कई क्षेत्रों में यह टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण बन रहा है। तो चलिए इसी के बात कर लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आंग रीता शेरपा की। आंग रीता शेरपा कौन है? इनका संबंध नेपाल से है। अब इन्होंने किया क्या है, चर्चा में क्यों है, यह समझ लेते हैं। तो हाल ही में आंग रीता शेरपा जो है, इनकी डेथ हो गई है। यह नेपाल के रहने वाले थे, इनकी डेथ हो गई, लेकिन यह फिर भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में 10 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। 10 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे यह अपनी पूरी दुनिया में चढ़े हैं। तो इसीलिए इन्होंने यह पूरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार कर रखा है अपने नाम पे। तो सन 2017 में इनका जो है रिकॉर्ड है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। और पर्वतारोहियों की दुनिया में इनको स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों से तो पूरी जिंदगी के अंदर ही एक बार भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पे नहीं चढ़ा जाता, और इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह कर ली है, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमने आज की इस क्लास के अंदर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सकारात्मक वेतन प्रणाली, परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है 26 सितंबर को मनाया जाता है, उसको समझा है। इसके अलावा मैं लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को समझा है, जिन्हें अब पहली महिला फाइटर पायलट होने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है राफेल विमान में। और इसके बाद हमने समझा आंग रीता शेरपा को। आंग रीता शेरपा ने 10 बार अपनी जिंदगी में माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह की है। बाकी मुझे उम्मीद है कि हाँ आपको यह क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। बाकी वीडियोस को बाकी लोगों तक शेयर करते रहें, देखते रहें, अपने ज्ञान वर्धन करते रहें, नॉलेज बढ़ाते रहें। और बाकी फिर भी क्लासेस को लेकर के कोई सजेशन है तो वह सजेशन हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर काम किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।